सारा वाटर है, ये जो ड्रॉपलेट हैं ये ऑयल के हैं, यानी ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम है। ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है। सारी देखो बाहर चला गया था। देखो इधर, ये आपने एक बीकर ले लिया, इसमें आपके ये ड्रॉपलेट हैं, तो इसमें ड्रॉपलेट किसके हैं? ऑयल के। ऑयल कम है इसमें, वाटर इसमें ज़्यादा है। ऑयल इसमें डिस्पर्स्ड फेज है और वाटर इसमें डिस्पर्शन है। ऑयल इसमें सल्यूट है और वाटर इसमें सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये हो गया ऑयल इन वाटर। इसको हम उल्टा लिख सकते हो, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। अब वाटर कम है, ऑयल ज़्यादा है। ठीक है, आप ये जो ड्रॉपलेट हैं ये किसके हैं? वाटर के हैं। वाटर क्या है? सल्यूट। वाटर क्या है? डिस्पर्स्ड। और बाकी सारा क्या है? ऑयल। ऑयल ज़्यादा है वो, तो ये दो किस्म हो गए, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये जो है इसको प्रेपरेशन बनाते कैसे हैं? बस कुछ नहीं है, ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं। मिक्स करके हैं, उसको मिक्स किया और कोई मैग्नेटिक स्टिरर होता है, उससे जोर से हिलाते हैं और आपका बन गया। लेकिन ये प्रॉब्लम है, आपने, अब मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूँ। आप घर पे आप ऑयल इस्तेमाल करते हो, ये सपोज आपकी ऑयल की बॉटल है जिसमें आप ऑयल इस्तेमाल करते हो। जिसमें थोड़ा सा ऑयल रह जाएगा, प्रैक्टिकल कर लो, थोड़ा सा ऑयल ले लो, उसमें वाटर डाल दो। वाटर डाल के ऊपर से जहाँ से बंद करके ना जोर से शेक करो इसको, है तो आप देखोगे ये कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया बेटा। है ये ऑयल इन वाटर, ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है। लेकिन एक बात देखना, इसको जब आप थोड़ी देर रख दोगे, पड़ा रहोगे, ऑयल फिर अलग हो जाएगा। ऑयल हल्का होता ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा। तो ऑयल और वाटर ये जबरदस्ती से आपने टेम्पररी इसको मिक्स कर लिया, लेकिन ये रहता नहीं है, फिर अलग हो जाता है। जब मल्शन को जोर से आपने शेक किया, मल्शन बन की प्रैक्टिकल करना, इसको थोड़ी देर रखोगे तो ये फिर अलग हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये ऑयल एंड वाटर को मिक्स करो, जो इसको जोर से शेक करो, इसके दो पार्ट में बांट दो। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा सोप डाल दो। सोप एक पार्ट को, यानी आपने जोर से मिक्स किया, मिक्स करके उसको दो पार्ट में डाल दिया, एक को ऐसे रख दिया, एक में सोप डाल दिया। सोप डाल के थोड़ा सा हिला लेना, तो ये शेक कर देना। तो ये जो है जिसमें आपने सोप नहीं डाला उसका ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर नीचे जाएगा। लेकिन जिसमें आपने सोप डाल दिया वो मल्शन, उसमें ऑयल और वाटर सेपरेट नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ये आपका सोप जो है, दिस इज एक्टिंग एज ए अमल्सीफायर, दिस इज कॉल्ड ए अमल्सीफायर। इसको हम ये भी बोलते हैं, अमल्सीफायर बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं दिस इज ए अमल्सीफाइंग एजेंट है, एजेंट। इसको हम ये बोलते हैं अमल्सीफाइंग स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइज कर देता है। सोप क्या करता है? स्टेबलाइज कर देता है। देखो कैसे करता है, देखना ध्यान से देखो। ये आपका सपोज कर लो वाटर है, ठीक है, दिस इज वाटर है, और आगे पीछे क्या है? सारा ऑयल है, ठीक है। और ऑयल ने वाटर में रहना नहीं, उसने अलग हो जाना। लेकिन आपने क्या डाल दिया? सोप। सोप का ये फार्मूला होता है बेटा, हाँ, ये लंबा फार्मूला है CH2 15, ये है CH2COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। जब वाटर में डालोगे ये नेगेटिव अलग हो जाना, तो ये डिसोशिएट हो गया, Na पॉजिटिव अलग हो गया। आपको मालूम है दिस इज वाटर लविंग, ये वाटर लविंग है भाई, हैं, एंड दिस इज वाटर हीटिंग, दिस इज ऑयल हीटिंग एंड दिस इज ऑयल लविंग। मतलब ये वाटर लविंग है, ये वाला पार्ट वाटर लविंग है, और ये वाला पार्ट ऑयल लविंग है। आपको मालूम है ये लंबी रिंग है, तो रिंग क्या करती है? ये ऑयल और वाटर के बीच में एक ब्रिज बना देती है, एक ब्रिज बना लेती है। ब्रिज इस साइड से ये पकड़ लेता है बाहर वाटर को, इस साइड से ये पकड़ लेता है ऑयल को,
आयल और वाटर के बीच में ब्रिज बन गया है। अब ये आयल का मॉलिक्यूल ड्रॉपलेट इससे बाहर नहीं निकल सकता, ये बीच में रहेगा। मेरी बात समझे कि सोप कैसे एक्ट करता है एमल्सिफाइंग एजेंट, कि उसका जो एक पार्ट है वो अट्रैक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है किस पर, वाटर पर, दूसरा पार्ट किस पर एब्जॉर्ब हो जाता है, आयल पे। तो दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन। अब ये ड्रॉपलेट इससे बाहर नहीं निकल सकता, तो आपका अमल्शन क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड हो गया है, ये अमल्शन स्टेबलाइज्ड हो गया। अब देखो मैंने आपको बता दिया अमल्सिफिकेशन क्या कैसे बनाया हमने, तो एक्शन ऑफ अमल्सिफायर भी बता दिया कि अमल्सिफायर उसको कैसे स्टेबलाइज करता है। एक साइड से वाटर को पकड़ लेता है, दूसरी साइड से ऑयल को पकड़ लेता है और फिर उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने देता। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं अमल्सिफाइंग। जब ऑयल इन वाटर हो, ऑयल कम हो वाटर ज़्यादा हो, तो उसमें प्रोटीन यूज करते हैं एज ए अमल्सिफायर। प्रोटीन को यूज करते हैं, सोप्स को यूज करते हैं, डिटर्जेंट को यूज करते हैं। जब वाटर इन ऑयल हो, वाटर कम हो ऑयल ज़्यादा हो, उस वक्त हैवी मेटल सॉल्ट जो हैं उनको यूज करते हैं। फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल यूज करते हैं, यूज करते हैं एज ए अमल्सिफायर। तो बेटा मैंने आपको अमल्शन के बारे में पूरा समझा दिया, ध्यान से सुनना। एक होता है डीमल्सिफिकेशन, ये तो मतलब समझ गया आप, डीमल्सिफिकेशन। अरे मल्सिफिकेशन का खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड ए डीमल्सिफिकेशन। हाँ, डीमल्सिफिकेशन, ठीक है बेटा। तो डीमल्सिफिकेशन, हाँ, मल्सिफिकेशन को खत्म करने को डीमल्सिफिकेशन कहते हैं। मेरी बात समझ गए, अमल्शन की बात समझ आ गई। अमल्शन को ध्यान से समझना, ये ऑयल और वाटर को दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हों उनसे बनता है। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, इनको बनाने के लिए मिक्स करके थारोली शेक करना पड़ता है, लेकिन फिर ये स्टेबल नहीं होता। स्टेबल करने के लिए बीच में हम अमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। अमल्सिफाइंग एजेंट बताया आपको, वो क्या करता है, एक साइड से वाटर को पकड़ पड़ता है, एक साइड से ऑयल को, एक पार्ट उसका वाटर लविंग है, एक पार्ट उसका ऑयल लविंग है, तो दोनों के बीच में ये ब्रिज बना लेता है। तो ब्रिज बनने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज माइसल्स बेटा, है माइसल्स, MICELLES। ये बेटा ये भी आपने पढ़ा हुआ है, शायद 10th में पढ़ा होगा। देखो क्या होता है माइसल। ये बेटा हमारा वाटर है और वाटर में हमने थोड़ा सा लिटिल ऑफ सोप डाल दिया, साबुन डाल दिया, तो इसमें साबुन डिजॉल्व हो गया, तो यू गेट अ सोल्यूशन दैट इज कॉल्ड द ट्रू सोल्यूशन। वो सोप के पार्टिकल काफ़ी एक दूसरे से दूर हैं और वो उनका पार्टिकल का साइज छोटा है और वो ट्रू सोल्यूशन के बराबर है, यू गेट ए ट्रू सोल्यूशन। लेकिन अगर आप ये वाटर ले लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोप, एक्सेस ऑफ सोप डाल दो, एक्सेस ऑफ सोप। अब ये जो सोल्यूशन है, देखो इधर भी सोप डाला है, इधर भी सोप डाला है, इधर भी सोप डाला है, इधर सोप कम डाला है, इधर सोप ज्यादा डाला है। इधर ज्यादा डालने से ये आपका कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। तो ये कोलाइडल सोल्यूशन बन गया। अब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कोलाइडल सोल्यूशन क्यों बना। देखो इसलिए बना कि जब आप सोप ज़्यादा डाल देते हो, ध्यान से सुनना, ये आपका वाटर है, आपको मालूम है जो सोप होता है उसका ये फार्मूला आता है CI3CH2। ये CH2 बहुत लंबा होता है, CH2 है लंबा, कोई 15 कर दो ना, बहुत है, एक छोटा सा कर लें, 1 2 3 ये 14 कर लो। ये आपका COON, ये सोप होता है, ये नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, CI3CH2
ये CH2 आपका 14 हो गया, और ये आपका CH2 और ये आपका COO नेगेटिव हो गया। अब ये वाला पार्ट आपको मालूम है, ये ऑर्गेनिक पार्ट है। ऑर्गेनिक पार्ट जो है वाटर हीटिंग होता है, वाटर हीटिंग, ये पानी में नहीं जाना चाहता। और ये वाला पार्ट जो है वाटर लविंग है, वाटर लविंग। अगर आपका सोप पानी में डिजॉल्व हो तो इसकी वजह से ये जबरदस्ती उसको खींच के ले जाता है, ये पानी में ये नहीं जाना चाहता, इट डज नॉट लाइक टू गो देयर, क्योंकि ये वाटर हीटिंग है। लेकिन इसकी वजह से ये वाटर लविंग है, ये इसको पानी में ले जाता है। ये अब मैं इसको ना ऐसे लिखता हूं, ऐसे मैं इसको बोल देता हूं हेड है, और इसको बोल देता हूं टेल है। ये टेल मैं इसको बोल रहा हूं जो वाटर हीटिंग है, हेड उसको बोल रहा हूं जो वाटर लविंग है। ये वाले पार्ट को मैं हेड बोल रहा हूं और ये वाले पार्ट को मैं टेल बोल रहा हूं। तो ऐसा होता है, ये टेल होगी, ये हेड हो गया। हेड जो है वो नेगेटिव है और वो वाटर लविंग है, ठीक है। अब ये टेल वाटर से छुटकारा पाना चाहती है और चाहती है कि इसको कोई अपने जैसा मिले। एक और टेल आती है, वो इसके साथ आके जुड़ जाती है, क्योंकि वाटर से तो जाना नहीं चाहती वो दूसरी टेल। एक और टेल आती है, वो इस टेल से मिल जाती है। एक और टेल आ जाती है, उससे एक और टेल आती है, ऐसे ऐसे ये बेटा सारी टेल ना इकट्ठी हो जाती है। ये टेल इकट्ठी होगी और टेल इकट्ठी होके आपस में वो वाटर बीच में निकाल देती है, वाटर नहीं आने देती बीच में, वाटर उसके आगे पीछे है। ये जो वाटर लविंग है वो बाहर है। तो ये टेल इकट्ठी होके इन्होंने पार्टिकल का साइज क्या कर दिया, बड़ा। ये अब कोलाइडल साइज बन गया, पार्टिकल साइज बड़ा हो गया। ये तभी बना है जब हमने सॉल्यूशन को, जब डिल्यूट डाला था वो एक दूसरे से दूर थे, वो इकट्ठे नहीं हो रहे थे। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन सोप और डाल दिया तो सोप की जो टेल है वो आपस में कंबाइन कर दी, उन्होंने साइज बड़ा हो गया। और ये जो पार्टिकल बना है जिसका साइज कोलाइडल के बराबर है, इसको बोलते हैं माइसल। दिस इज कॉल्ड ए माइसल। ये माइसल फॉर्मेशन, अगर आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है दैट हैज बिकम कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ माइसल फॉर्मेशन। ये माइसल क्यों बनी है, क्योंकि टेल जो है वो वाटर लविंग है। अगर आप सपोज हैं किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो वहां आप ढूंढ के ढूंढोगे कि कहीं से मुझे इंडियन मिल जाए, हैं तो आप इंडियन से बैठ के खाना खाओगे, कभी भी दोबारा मीटिंग करने की कोशिश करें। इसी तरह टेल जो है दूसरे कंट्री में चलेगी है, क्यों, ये वाटर हीटिंग है तो वाटर के साथ नहीं है इसको, तो ये दूसरे टेल को कंबाइन करके उनको मिलती है, उनके साथ मिलके एसोसिएशन कर लेती है और माइसल बना लेती है। समझा गया। नाउ अब ये है बेटा माइसल फॉर्मेशन, और ये इसको माइसल बोलते हैं। और ये तब बनता है जब सॉल्यूशन सोप की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो इट बिकम ए कोलाइडल सॉल्यूशन। समझ लगी। और जब सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम हो तो ये माइसल दूर दूर हो जाते हैं, ये पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, माइसल नहीं बनाते, देन इट बिहेव एज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ वॉशिंग, मैकेनिज्म ऑफ वॉशिंग। ये जो वॉशिंग है इसका मैकेनिज्म क्या है। कपड़े धोते हैं, कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, देखो ऐसे साफ होते हैं। ये आपका वाटर है, इसमें आपने वाटर में क्या डाल दिया, सोप, ये सोप डाल दिया, सोप जाग बना दी, बीच में आपने कपड़ा डाल दिया। कपड़े जो होते हैं, कपड़े जैसे आपको मालूम है दो जो कपड़े हैं, जैसे आप कपड़े हैं, कपड़ों में अगर आप कोई सैंड डालोगे तो सैंड को तो आप पानी में डालो तो सैंड अलग हो जाएगी, लेकिन आपका जो डर्ट होता है, कपड़ों पे जो गंद होता है, मोस्टली आइली होता है। आइली होता है बेटा। क्यों आइली होता है, क्योंकि कपड़ों को हम यूज करते हैं, लगाते हैं, हमारी बॉडी सिक्रीशन करती है। आपने देखा कभी मुंह को हाथ लगा के देखो ऐसे करके, है कभी देखा नहीं है, बॉडी से सिक्रीशन होती है। नोज पे देखा कभी, नोज पे हाथ लगाओ तो आइली लगता है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी से आयल निकलता है। जैसे हमारा कमीज है उसका कॉलर है तो कॉलर ब्लैक हो जाता है, क्यों, हमारी बॉडी से आयल निकल रहा है, आयल निकल रहा है, तो आयल जाके शर्ट के साथ लग जाता है और फिर
जो बाहर से डर्ट पार्टिकल आता है वो भी उसके साथ लग जाता है और इसलिए ब्लैक हो जाता है। तो मेरा मतलब है जो ये कपड़ा जो है इसके ऊपर जो डर्ट है दैट इज ऑफ आइली नेचर। मेरा मतलब सिर्फ इतना है समझाने को कि ये जो कपड़ा है, कपड़े के ऊपर जो गंद लगा है उसकी नेचर आइली है। आपने क्या डाला? सोप। सोप की अभी मैंने आपको बताई, ये इसका हेड बताया और ये इसकी क्या बताई है? टेल। टेल किसको चाहती है? आयल को, क्योंकि आयल कोवलेंट है उसके। तो ये आपकी जो आपने वाटर में साबुन डाला है उसकी टेल ना ये आयल के ऊपर आके स्टिक कर देगी और हेड उसका बाहर रहेगा। मेरी बात समझ रहे? जो आपने सोप डाला है, सोप की जो टेल है वो आयल के ऊपर आके स्टिक कर देगी। हैं, ये मतलब ध्यान से डायग्राम देख रही है, ये आयल है, टेल इधर आ जाएगी और हेड बाहर चला जाएगा। टेल आप यानी डर्ट के ऊपर आ जाएगी। अब कपड़े साफ कैसे होते हैं? क्या साबुन कपड़े डाल दो और कुछ नहीं करो? नहीं साफ होते। उनको क्या करना पड़ता? छेक करना पड़ता है, हाथ जोर से हिलाना पड़ता है, तब करते हैं। क्यों? जब आप हिलाते हो ना तो ये डर्ट, ये जो सोप का पार्टिकल है ना, ये हिलने की वजह से वाटर में चला जाता है और जब वाटर में जाता है तो नेचुरली वाटर में जाएगा तो टेल भी जाएगी और जब टेल जाती है ना और उसके ऊपर जो डर्ट है ना उसको भी वाटर में ले जाती है। क्योंकि जो डर्ट है उसने टेल के साथ मिलके एक हो गए हैं, वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के लाइक हैं, सिमिलर नेचर है। जब हिलाते हो तो वो जो डर्ट है वो भी बाहर निकल जाता है, लेकिन कोई लिमिट है वो कितना डर्ट ले जा सकता है। कई बार कपड़ा ज्यादा गंदा होता है, हमें ज्यादा सोप डालना पड़ता है ताकि ज्यादा उसकी टेल उसके ऊपर आए और ज्यादा डर्ट निकाले। दिस इज कॉल्ड एज ए मैकेनिज्म ऑफ वॉशिंग द क्लॉथ। मेरी बात समझ गए होंगे, फिर समझा रहा हूं। देखो ये आपका कपड़ा है, कपड़े के ऊपर जो डर्ट लगा हुआ है ये आइली नेचर का है। जब आप सोप डालते हो सोप की टेल इसके ऊपर आ जाती है और उसका हेड बाहर आ जाता है। जब इसको छेक करते हो तो ये जो सोप है वो कपड़े से निकलकर बाहर जाता है। जब बाहर जाता है तो गंद भी बाहर ले जाता है। वो गंद लेके कहां चला गया? वाटर में। और मैंने आपको बताया कई बार गंद ज्यादा होता है, ज्यादा सोप डालना पड़ता है। एक ही टेल सारे गंद को नहीं ले जा सकती, और टेल आएगी दूसरी ले जाएगी, और टेल आएगी दूसरे को ले जाएगी। फाइनल आपका कपड़ा जो है वो टेल जो है वो सारे डर्ट को बाहर लेके निकल जाएगी, कपड़े की वॉशिंग हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ए मैकेनिज्म ऑफ वॉशिंग। हो गया बेटा? नो देखो बेटा, नेक्स्ट मैं आपको समझाने लगा हूं कैटेलिसिस। कैटेलिसिस, अरे आपको मालूम है बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है? उनमें क्या होता है? दे रिएक्शंस हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? यू नो कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को आल्टर करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को आल्टर करता है। आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, आल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को आल्टर। आप कहेंगे सर आल्टर क्या लिख रहे हो? अरे कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो वो दोनों कैटलिस्ट है, एक रेट कम कर रहा है दूसरा कम कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं एक कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? इसलिए वैसे हम जनरली कह देते हैं व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन वो दूसरी बात है। लेकिन ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन है, इसमें हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं आयरन, और इससे रिएक्शन क्या हो जाती है? फास्ट। और आयरन क्या यूज हो रहा है? कैटलिस्ट। इस सारे फिनोमेना को बोलते हैं कैटेलिसिस। कैटेलिसिस फिनोमेना हो गया कैटलिस्ट, कैटलिसिस आयरन क्या हो गया? कैटलिस्ट। ठीक है बेटा? अब हमारे पास ना क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ ये मैंने कैटलिस्ट की तो मैंने थोड़ा ब्रीफली बता दिया क्योंकि यू नो ऑलरेडी, आपको आगे मालूम है
कि आयर ये कैटलिस्ट है और ये इस रिएक्शन को ये फास्ट हो रही है और फिनोमेना को कैटलिस्ट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिसिस, कैटलिसिस की क्लासिफिकेशन या कैटलिस्ट, एक होता है बेटा होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटलिस्ट बोल दो या होमोजीनियस कैटलिसिस कहो, होमोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है बेटा। होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है जब आपका रिएक्टेंट, सपोज ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये NO गैस है, ये NO गैस इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट एंड यू आर गेटिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस। देखो सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, NO इज ए गैस। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो, दिस इज कॉल्ड ए होमोजेनियस कैटलिस्ट। अगर ये गैस है ये भी गैस है, अगर ये लिक्विड है ये भी लिक्विड है, अगर ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है। तो जब फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट भी आ जाता है मोस्टली, लेकिन कोई कई बार कोई ऐसी एग्जांपल हो सकती है प्रोडक्ट नहीं आता हो, लेकिन रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट अगर सेम हो, दिस इज कॉल्ड ए होमोजेनियस कैटलिस्ट। मेरी बात समझ गए? गैस था, ये आपका अजोन ये गैस है और इसमें क्लोरीन Cl एटम यूज होता है, इसके लिए Cl2 गैस क्लोरीन यूज होती है। ये आपका RCOOR क्या है, लिक्विड है, ठीक है, और इसमें वाटर भी क्या है, लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, और बीच में H पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, H एसिड लिक्विड, H पॉजिटिव है बेटा, नोट्स में H जरा ऐसे लिखा है, पॉजिटिव इधर लिखा है, ये ऊपर है पॉजिटिव। मेरी बात समझ गए, सुन रहे हैं मेरी बात? नोट्स में ये कंफ्यूजन है, H पॉजिटिव इधर नहीं हो, ये टाइपिंग इधर लिख किया उसने, ये H पॉजिटिव, ये कैटलिस्ट भी, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस कैटलिस्ट। मेरी बात समझे? अब इसमें होमोजेनियस कैटलिस्ट में थ्योरी ऑफ होमोजेनियस यानी मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस क्या है, थ्योरी कह दो या इसका मैकेनिज्म क्या है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो कैटलिस्ट है वो कंबाइन करता है विद वन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, और वो एक इंटरमीडिएट बनाता है, वो इंटरमीडिएट ब्रेक हो गए फिर वो दूसरों से रिएक्ट करता है। दिस इज इट इज बिलीव्ड इन होमोजेनियस कैटलिस्ट दैट जो कैटलिस्ट है दैट कंबाइंड विद वन ऑफ द रिएक्टेंट and form a new product, then new product further react with the second reactant। देखो फॉर एग्जांपल यही हम रिएक्शन लेते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हाफ आपका ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन गैस, NO गैस है, मिल क्या दे रहा है हमें, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम इसका मैकेनिज्म ऐसे लिखते हैं कि जो आपका